हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 12 बायोलॉजी का है। तो मैंने 11 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया है। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे, सर क्या बायोलॉजी के चैप्टर ख़त्म हो गए हैं या क्या क्वेश्चन अब नहीं कराएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े कराने के लिए कोशिश की थी, क्योंकि केमिस्ट्री के भी मैंने 4 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये भी अभी बायोलॉजी का पूरा ख़त्म नहीं हुआ, पूरा सिलेबस तो ख़त्म करना ही है मुझे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और पार्ट 11 में भी मैंने 1 से लेके 50 तक उसमें कंप्लीट कर दिए थे। और यहाँ से 50 से लेके 100 तक या 100 तक मैं इसमें कंप्लीट कर दूँगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, ईजी भी हैं, टफ भी हैं फ्रेंड्स, बट आपको ध्यान से पढ़ना है, कि चीज़ समझना है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आते तो दोबारा वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, बट कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसे पढ़ लें या उसका पीडीएफ निकलवा लें। आप जैसे चाहें तैसे तैयारी करें, कि क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगी है। क्योंकि मैंने इससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार बना दिया था, बट कुछ गलती की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई। फिर मैं दोबारा बना रहा हूँ, पर कोई नहीं, चलिए इस बार उससे भी बेस्ट रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी अक्षर में ट्रांसमिशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स। सॉरी, एक मिनट। एक पीढ़ी से अगले अक्षर में ट्रांसमिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इस अक्षर का मतलब यही है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आपने मेंडल का नियम तो पढ़ा ही होगा, लेसन 4 या 5 है शायद। तो उसमें मटर के पौधे वगैरह बारे में पढ़ा होगा, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जेनेटिक जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही अनुवांशिकता कहलाता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 52 है, डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए कौन सा महान पुरस्कार मिला था, या किसको मिला था, ये बताना है। तो डीएनए के जो कृत्रिम संश्लेषण का उन्होंने ग्राफ दिया था फ्रेंड्स, उन कौन से महान थे जिनको पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे फ्रेंड्स कार्नबर्ग, जिन्होंने वह पुरस्कार प्राप्त किया था, उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा जो पुनर्संयोजन से गुजर रहा है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 53, डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा जो कि पुनर्संयोजन से गुजर रहा है, तो वो है फ्रेंड्स रिकन, जो कि डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कृत्रिम जीन संश्लेषण पहले किस प्रयोगशाला में किया था। तो कृत्रिम जीन संश्लेषण फ्रेंड्स जो होता था, तो सबसे पहले किस प्रयोगशाला में किया गया था और किसने किया था। तो वो थे फ्रेंड्स खुराना, जो कि जीन का जो संश्लेषण था उन्होंने ही प्रयोगशाला में किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसके द्वारा यथार्थवादी के अस्तित्व की अवधारणा उन्नत है। किसके द्वारा यथार्थवादी अस्तित्व की अवधारणा उन्नत की गई या उसकी खोज की गई। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन घुमाने के लिए यथार्थवादी या अलग अलग दे दिए जाते हैं, बट आप लोग सीधे सीधे समझिएगा। तो इसका सही आंसर, सॉरी ये तो सभी आंसर ही हैं, बट बोलते बोलते आदत सी हो गई है, तो उसका यही है इसका आंसर। हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने यथार्थवादी अस्तित्व की अवधारणा उन्नत की। कौन थे। हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विकासवादी दृष्टिकोण से जो सबसे प्राचीन जानवर है। विकासवादी दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन जानवर है, तो कौन सा सबसे प्राचीन जानवर है। वो है कछुआ, जो कि विकासवादी दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन जानवर यही है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, रूसी वैज्ञानिक किसने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। तो कौन सा रूसी वैज्ञानिक था जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति का प्रस्ताव या सिद्धांत दिया था। तो वो थे फ्रेंड्स ओपेरिन। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने ऑरिजिन ऑफ प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक चयन में 1859 पुस्तक प्रकाशित की। तो कौन थे फ्रेंड्स जिन्होंने प्रजातियों या जानवरों के ऊपर, ऑरिजिन ऑफ प्रजातियों के ऊपर 1859 किताबें लिख डाली या प्रकाशित की। तो वो थे फ्रेंड डार्विन। आपने सभी लोग डार्विन के बारे में जानते होंगे, अगर आपने 12th में एनसीईआरटी या अपने नॉर्मली बुक पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य का सबसे आदिम पूर्वज कौन सा है। तो जो मनुष्य के फ्रेंड्स पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज थे, होमो सैपियंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उनमें से एक ये भी थे, क्या हो जाएगा, एस्ट्रेलोपिटेक, जो कि मनुष्य का सबसे आदिम पूर्वज था।
क्वेश्चन नंबर 60 है, तंबाकू में कौन से हानिकारक तत्व तंबाकू होता है। तो फ्रेंड जो तंबाकू के अंदर सबसे हानिकारक तंबाकू होता है या जिसे लोग बहुत ख़तरनाक या हार्मफुल मांगते हैं, जिससे कैंसर वगैरह भी हो जाता है, तो होता है फ्रेंड्स निकोटीन। तो निकोटीन जहाँ जहाँ पाया जाएगा फ्रेंड्स, तहाँ तहाँ हानिकारक अपना प्रभाव दिखाएगा। तो मेन निकोटीन ही है, तंबाकू तो यूँ ही। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रचुर घटक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रचुर घटक क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रचुर घटक फ्रेंड्स, प्रचुर घटक पानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, जीवित जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन क्या है। तो जो फ्रेंड जीवित जीव हैं और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो है पारिस्थितिकी। अगर यहाँ पारिस्थितिकी शब्द आ जाए, जान लीजिए जीवों के रहने या जिंदा जीवों जो कि जीते हुए जीव हैं और पर्यावरण के बीच के पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एपिथाइटस ऐसे पौधे हैं जो अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो किसकी सहायता से फ्रेंड्स ये एपिथाइटस पौधे हैं जो कि अपन अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो हैं यांत्रिक सहायता से। कैसे, यांत्रिक सहायता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऊर्जा का कितना राशि एक ट्रैफिक स्तर से अगले में स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऊर्जा का कितना राशि एक ट्रैफिक स्तर से अगले में स्थानांतरित किया जाता है। तो वो है फ्रेंड्स 10%। कितना स्थानांतरित किया जाता है, 10%। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी विशेष क्षेत्र में पौधे और पशु जीवित, इसे क्या कहा जाता है। तो कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे पौधे और पशु दोनों जीवित हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे समुदाय कहा जाएगा। क्या हो जाएगा, समुदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, कम पत्तियाँ और धमाकेदार स्टेमेटा किस चीज़ का मुख्य विशेषता है। तो कम पत्तियाँ और धमाकेदार का मतलब वही आप लोग समझ लीजिए, स्टेमेटा किस चीज़ की मुख्य विशेषता है। तो धमाकेदार तो फ्रेंड घुमाने के लिए दे दिया है, बाकी विशेषता इसकी यही है फ्रेंड्स, एक्सेरोफाइटस। क्या हो जाएगा, एक्सेरोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में पारिस्थितिकीगत संतुलन के लिए जंगल क्षेत्र का क्या अनुपात आवश्यक है। तो वह अनुपात है फ्रेंड 33.3%। कितना, संतुलन के लिए जंगल का क्या अनुपात आवश्यक है, 33.3% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानवता के लिए अंतिम पर्यावरणीय खतरा प्रदूषक के कारण क्यों। तो मानवता के लिए अंतिम पर्यावरणीय खतरा प्रदूषक का कारण क्यों है, तो कौन है, तो है परमाणु। जो कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं परमाणु बम कभी न कभी तो फटेगा ही, भले ही बन के रखा है। तो पर्यावरणीय खतरा का कारण यही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, खतरनाक आवाज़ प्रदूषण किस स्तर पर हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो खतरनाक आवाज़ मतलब हार्मफुल, कितना डेसिबल से ऊपर आवाज़ अगर हम सुने तो इफ़ेक्ट पहुंचाएगा हमारे ईयर्स के लिए, तो है 80 डेसिबल से ऊपर या 80 dB से ऊपर की आवाज़ हमें नहीं सुननी चाहिए, भले ही आप ईयरफोन का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं है। किस ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स वह सूर्य है, जो कि ये ऐसी ऊर्जा नेचुरल ऊर्जा है, नेचुरल सोर्स है, जिसके कारण कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो सनलाइट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्यों की तंत्रिका तंत्र का प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा वायु प्रदूषक है जो कि मनुष्यों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है या प्रभावित है, तो है फ्रेंड लीड। तो फ्रेंड्स मैंने लीड को कई बार बताया कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियोज़ वगैरह देख के इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर ना मिली तो बताइएगा, फिर मैं लीड के बारे में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा एंड इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा लीड के लिए। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में अगर कुछ आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी डिफिनेशन वगैरह या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या यूजेस क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72 है, बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों का वायुमंडल सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्यों है। तो कौन सा कारण है फ्रेंड्स जो कि मेट्रोपॉलिटन शहरों का वायुमंडल सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो उसका कारण तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बट एक इसमें से है ऑटोमोबाइल निकास। क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल का निकास, जो कि शहरों में वायुमंडल के प्रदूषण का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 73 है,
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर शहर में ये पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो हो जाएगा छोटे पॉक्स, जो कि एडवर्ड जेनर के रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस वैज्ञानिक ने पहले संचलन प्रणाली के बारे में समझाया? तो कौन से वैज्ञानिक थे फ्रेंड जिन्होंने पहले संचलन प्रणाली के बारे में समझाया था? तो वो थे विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 76 है, एनोफ्लीज मच्छर को मलेरिया का पता चला कौन? तो यहाँ पे क्वेश्चन का नहीं मतलब फ्रेंड, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है तो जब उससे काटने से मलेरिया होता है, इसका पता किसने लगाया था? किसी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो वो थे फ्रेंड रोनाल्ड रॉस। कौन थे? रोनाल्ड रॉस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है वो काटती है तो मलेरिया हो जाता है, इसका पता लगाया था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है, रोग की उत्पत्ति वाले अंग एंथ्रेक्स की खोज किसने की? तो रोग की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस अंग की एंथ्रेक्स की खोज किसने की थी? तो वो थे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट कोच। ठीक है, बाकी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, वैज्ञानिकों ने फिलम एनेलिडा की स्थापना की है? वैज्ञानिकों ने फिलम एनेलिडा की स्थापना की है, तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रेंड्स फिलम एनेलिडा की स्थापना की थी? तो वो थे लैमक। कौन थे? लैमक। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस जीव वैज्ञानिक ने जर्म प्लाज्म के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? किस जीव वैज्ञानिक ने जर्म प्लाज्म के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो थे बीजमैन, जिन्होंने जीव वैज्ञानिक के जर्म प्लाज्म का सिद्धांत रखा था। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स, दक्षिणी दाग तकनीक किसकी पहचान के लिए इस्तेमाल की गई? दक्षिणी दाग तकनीक किस पहचान के लिए इस्तेमाल की गई? तो थे फ्रेंड्स डीएनए के लिए। किसके लिए? डीएनए के लिए पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसके लिए उत्तरी धब्बा तकनीक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए उत्तरी धब्बा तकनीक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स आरएनए, जिसका उत्तरी धब्बा तकनीक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा फ्रेंड, फिंगरप्रिंट वगैरह मोबाइल तो हर सबके हाथ में है, तो आरएनए से ही सब पता चल जाता है, उत्तरी ध्रुव की तकनीक का पता लगाना एंड मतलब बहुत सारी यूजेस हैं इसके। चलो क्वेश्चन नंबर 82 है, जीनोटाइप को सुधारने के लिए विदेशी जीनों का परिचय क्या है? तो वो है फ्रेंड टीकाकरण। क्या हो जाएगा? टीकाकरण, जो कि जीनोटाइप को सुधारने के लिए विदेशी जीनों का परिचय का कारण। विदेशी जीन का मतलब फॉरेन पार्टिकल, जो हमारे शरीर में विदेशी जीन आ जाते हैं या उनका जो मतलब परिचय यही है, टीकाकरण ही। बाकी जब आप फार्मेसी पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या क्या। अभी तो सब कुछ भी नहीं उसके आगे है, इसलिए आप परेशान मत होइए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। कौन सा विटामिन सुनहरा चावल में बदलता है? तो कौन सा विटामिन सुनहरा चावल में बदलता है? तो फ्रेंड्स कौन सा, इसमें सिंपल ये समझिए कौन सा विटामिन है या विटामिन ए का कौन सा चावल जो विटामिन ए अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है या मिलता है? तो वो है फ्रेंड्स विटामिन ए, जो कि सुनहरा चावल अधिक मात्रा में देता है, विटामिन ए। बाकी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता ही होगा, जिसे हिंदी में रतौंधी रोग कहते हैं। मैंने कई बार बताया था, और सबसे अच्छा इसका सोर्स क्या है? गाजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, मानव प्रोटीन X1 एंटीट्रिसिन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सीधा समझिए फ्रेंड्स, एक्सरे एंटीसिरिन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स एफीमामा। क्या हो जाएगा? एफीमामा रोग, जो कि जिसके इस रोग के लिए उपयोग किया जाता है X1 एंटीट्रिसिन। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस प्रकार के सेल में किसी भी प्रकार के विकास की क्षमता है? किस प्रकार के सेल में या किस प्रकार की कोशिका में किसी भी प्रकार की क्षमता है? तो है फ्रेंड स्टेम कोशिका, जो कि किसी भी प्रकार की क्षमता रखता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय वन नीति के अनुसार जंगल में आने वाले भूमि क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो भारत का जब पूरा वायुमंडल या मतलब पूरा क्षेत्रफल जो फ्रेंड्स है, उसमें कितने प्रतिशत केवल वन मतलब जंगल का क्षेत्र है?
तो वो है फ्रेंड्स 33%। कितना है? 33%। चलो ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सी संस्था रेड डाटा बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्था रेड डाटा बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो है IUGN। क्या हो जाएगा? IUGN। ठीक है। बाकी रेड डाटा बुक फ्रेंड्स मैंने आपको एक बार बताया था कि इसमें जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं उनके बारे में पूरा डाटा रखा जाता है। तो कभी टाइम मिले तो ख़रीद के पढ़िएगा, बट कौन पढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, उष्णकटिबंधीय प्रजातियों से विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रजातियों से विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो है फ्रेंड्स वनों की कटाई। सिंपल। अगर वन नहीं होंगे तो प्रजातियाँ कहाँ होंगी या जीव कहाँ होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में होने वाली अनुमानित पौधों की संख्या क्या है? भारत में होने वाली अनुमानित पौधों की संख्या क्या है? तो है 40,000। अनुमानित पौधों की संख्या कितनी है? 40,000। क्वेश्चन नंबर 90 है, लुप्त प्राय प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सा समूह है? लुप्त प्राय जो भी जल्द ही लुप्त हुई है फ्रेंड्स, वह कौन सी प्रजाति है जो कि संख्या का अधिक बड़ी संख्या का है? तो वह सरीसृप, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही लुप्त हो चुकी हैं प्रजातियाँ या लुप्त के प्रकार पे हैं, शायद ही कहीं मिले सरीसृप। चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, दुर्लभ पौधे और जानवरों वाला साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? दुर्लभ पौधे और जानवरों वाला साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट घाटी फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन सा है? कार्बेट। बाकी किस सिटी में है फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कमेंट में। मैंने एक बार बताया था आपको, एक बार नहीं 2 बार। क्वेश्चन नंबर 93 है, कीटनाशक पौधे आमतौर पर मिट्टी में होती हैं जो कि गैस की कमी है। कीटनाशक पौधे आमतौर पर मिट्टी में होती हैं जो कि आमतौर पर गैस की कमी है। तो किस गैस की कमी है? नाइट्रोजन। बाकी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक तरह से संबंध क्या होता है जहां एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की कीमत का लाभ मिलता है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स परिविश। क्या हो जाएगा? परजीविश। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, सहजीवन संबंध क्या है जिसमें दोनों प्रजाति लाभ सबसे अच्छा वर्णन है? तो सहजीवन संबंध क्या है? सॉरी यहाँ फ्रेंड बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, चलिए बट इग्नोर कीजिएगा। सहजीवन संबंध क्या है जिसमें दोनों प्रजाति लाभ का सबसे अच्छा वर्णन है? तो वो है फ्रेंड्स मिचवीवाद। क्या हो जाएगा? मिचवीवाद। अजीब टाइप का नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी प्रजाति में से कौन सी प्रजाति अपने वातावरण में उष्णकटिबंधीय कार्य का वर्णन करती है? तो वो है फ्रेंड आला, जो कि ऐसी प्रजाति जो कि उष्णकटिबंधीय प्रजाति का कार्य वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्थलीय व्यायामों के वितरण का निर्धारण करने में सबसे कम प्रभावशाली क्या है? स्थलीय व्यायामों के वितरण का निर्धारण करने में सबसे कम प्रभावशाली क्या है? तो वो है फ्रेंड लवणता। क्या हो जाएगा? लवणता, नमक। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के लिए शब्द क्या है जो कि एक क्षेत्र में अनिश्चित काल का समर्थन कर सकता है? व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के लिए शब्द क्या है जो कि एक क्षेत्र अनिश्चित काल का समर्थन कर सकता है? तो है फ्रेंड क्षमता ले जाना। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंटार्कटिका पर ओजोन परत में बड़े पैमाने पर छेद किस साल पहली बार मिला? तो फ्रेंड्स जो अंटार्कटिका था उस पर बड़े पैमाने में छेद तो बहुत सारे थे, बहुत मिल रहे थे, बट बड़े पैमाने पे जो उससे डर लगने लगा सबको, तो वो अंटार्कटिका पर तो वो मिला था, उस सन था 1985 में सबसे बड़ा छेद मिला था। अब पता नहीं कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन से जानवरों का आहार मुख्य रूप से बाँस से युक्त भोजन है? क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन से जानवरों का आहार मुख्य रूप से बाँस से युक्त भोजन है? तो है फ्रेंड्स लाल पांडा जिसका लाल बाँस से मुख्य भोजन का स्रोत है। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन, 50 से लेके 100 मतलब 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इम्पॉर्टेंट थे और बेसिक भी थे और NCERT से लिए गए थे।
तो बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट बताइएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को पर्सनली मुझसे पूछना है तो नंबर वगैरह प्लीज़ मत मांगा करो यार, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियोज़ को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।